नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, अब वो विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये हम जानकारी दे दें कि ये विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पूर्वी लद्दाख में अब पीछे हट सकती हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दोनों सेनाओं की तरफ से इस तरह की सहमति जताई गई है। डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है उस पर दोनों सेनाओं की तरफ से सहमति जता दी गई है। चीनी सेना वापस अब उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। वहीं बात चुशूल सेक्टर की करें तो चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को हुई भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और यह 3 स्टेप्स में पूरा होगा। जानकारी मिल रही है कि इसके तहत चीन टैंक बख्तरबंद वाहनों को सीमा से फ्रंट लाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा। चर्चाओं के अनुसार टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों को एक दिन के अंदर ही वापस ले जाना था। कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता 6 नवंबर को हुई थी और जिसमें विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर घई भी शामिल रहे थे। तीसरे और आखिरी स्टेप में दोनों देशों की सेनाओं को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे और फ्रंट लाइन से वापस जाना होगा। इसमें चुशूल के नजदीकी सीमा और रेजाग ला का इलाका भी शामिल है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में यह भी तय हुआ है कि वह डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर भी नजर रखेंगे। इसके तहत वे बैठकों के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी। भारतीय सेना चीन के हर कदम को सावधानी से देख रही है। इस साल जून में गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव के बाद भारतीय पक्ष में चीन के साथ विश्वास में खासी कमी आई है। तो अहम खबर, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद अब जल्द ही समाप्त हो सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को हुई भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग के इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और यह 3 स्टेप्स में पूरा होगा। इसके तहत चीन टैंक बख्तरबंद वाहनों को सीमा से फ्रंट लाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा। चर्चाओं के अनुसार टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों को एक दिन के अंदर ही वापस ले जाना था। कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता 6 नवंबर को हुई थी जिसमें विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर घई भी शामिल रहे थे। तीसरे और आखिरी स्टेप में दोनों देशों की सेनाओं को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे और फ्रंट लाइन से वापस जाना होगा। इसमें चुशूल के नजदीकी सीमा और रेंजांग ला इलाका भी शामिल है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में यह भी तय हुआ है कि वे डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर भी नजर रखेंगी। इसके तहत वे बैठकों के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी। भारतीय सेना चीन के हर कदम को सावधानी से देख रही है। इस साल जून में गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव के बाद भारतीय पक्ष में चीन के साथ विश्वास में खासी कमी आई है। ये एक अहम जानकारी इस समय हमें मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद अब जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को हुई भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के बाद ये जो डिसएंगेजमेंट का प्लान है इस पर चर्चा हुई है और निर्णय लिया गया है। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। तो ये राहत भरी खबर है। लगातार अप्रैल से ये तनाव जारी रहा है और अब ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर आगे काम करेंगे। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ रामदेव सेंगर जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामदेव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर।
थैंक यू पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी। देखिए दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और चीन दोनों देशों के बीच जो तनाव लगातार चला आ रहा था और वो शायद कम हो सकता है। ये जानकारी मिल रही है कि अप्रैल से जो भारत चीन के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है, अब दोनों देशों की सेनाएं डिसएंगेजमेंट पर राजी हो गई हैं, इस पर उन्होंने सहमति जता दी है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। देखो पल्लवी, सबसे बड़ी बात यह है जी कि हिंदुस्तान और चाइना के जो संबंध हैं वो बहुत पहले से खराब है। 1962 में जो उसने हमें धोखा दिया, उसके बाद लगातार विश्व मंच पे वो हमें धोखा देता रहा है। ऐसे देश के ऊपर शुरुआती दौर के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने पूरी ताकत झोंक दी है और उसका परिणाम ये है कि चाइना जैसे शक्तिशाली देश को आज अपनी सेनाएं वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि हम भी अपनी सेनाएं वापस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बीच में समझौता हुआ था एलएसी के ऊपर कि एलएसी पे 2 किलोमीटर के दोनों तरफ कोई भी सेना नहीं लगाएगा, ना ही गोलीबारी करेगा, जिसका भी चाइना ने उल्लंघन किया। और उल्लंघन करने के बाद हमारा एक कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हमारे 20 जवान मारे गए, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बहुत सारा नुकसान किया है। जब चाइना की ये बात समझ में आ गई कि अब ये हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, इसके बारे में उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा, तब विश्व का जो पूरा राजनीतिक झलक थी वो हमारे फेवर में आ गई। सारे बड़े बड़े देशों ने हमारे फेवर में बयान दिए। उसके साथ साथ क्वाड जैसा कंट्रीज में हमारा जो समझौता हुआ, उसके तहत हमने जो एक्सरसाइजें की हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और आज पूरा विश्व जो है चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव से, विस्तारवादी प्रभाव से, मैं कहना चाहूंगा, वैसा प्रभाव नहीं है, वो न्यूक्लियर देश है, हम न्यूक्लियर देश हैं, लेकिन उसकी जो विस्तारवादी आदतें हैं उसको रोकने के लिए उसके सारे पड़ोसी परेशान हैं। और वो सारे के सारे पड़ोसी आज भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चाइना से अगर दक्षिण पूर्वी एशिया में कोई टक्कर ले सकता है तो केवल और केवल हिंदुस्तान है। तो पल्लवी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि देश के लोगों को न तो डरने की जरूरत है, न चिंता करने की जरूरत है। चाइना सक्षम है, लेकिन अभी हम देखेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम सेनाएं विड्रॉल करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि पहले कौन विड्रॉ करता है, क्योंकि यहाँ पर नियति साफ नहीं दिखाई दे रही है। वो कहता है पहले हम विड्रॉ करें। हम विड्रॉ क्यों करें? शुरुआती दौर में उसने तंबू लगाए थे, हमने उसके तंबू उखाड़े हैं। अभी वही तंबू उखाड़ करके जब वापस जाएगा तब हमारी सेनाएं वापस आएंगी। जी पल्लवी, और पूछिए। बिल्कुल। देखिए सर, लग भी नहीं रहा है कि इतनी आसानी से चाइना पर भरोसा करना चाहिए। आम सहमति वो भले ही जता रहे हो, लेकिन क्या विश्वास करना इतना आसान होगा? और आपकी बात सही है, देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा और अहम भी है कि पहले अपनी सेना कौन विड्रॉ कर रहा है। क्या हम पीछे जा रहे हैं पहले, या चाइना की जो सेना है वो पीछे जा रही है? लेकिन लग क्या रहा है, आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से पीछे हट जाएंगे? उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि तनाव कतई उन्होंने कम करने के लिए कोई भी ना तो कदम बढ़ाया। 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, कोई सहमति नहीं बन पाई। अब जाकर अचानक कह रहे हैं कि ठीक है, हम डिसएंगेजमेंट की सहमति कर रहे हैं और हम अपनी सेनाएं पीछे हटा लेंगे। क्या लग रहा है वाकई में इतनी अच्छी है उनकी मंशा? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सिंगर साहब तक, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद अब जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में 6 नवंबर को हुई भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और यह 3 स्टेप्स में पूरा होगा। इसके तहत चीन टैंक बख्तरबंद वाहनों को सीमा से फ्रंटलाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा। सिंगर साहब एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट प्लान पर जो वार्ता हुई है वो 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी और ये जानकारी मिल रही है कि ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में पूरी होगी। तो ये 3 स्टेप्स क्या कुछ हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सिंगर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक?
हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पैंगोंग इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और यह 3 स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। चुशूल के नजदीक की सीमा और रेंजांगला इलाका भी शामिल है। यहां से भी चीनी सेना जो है पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। बातचीत के दौरान दोनों देशों में यह भी तय हुआ है कि वह डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर नजर भी रखेंगी। इसके तहत वे बैठकों के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगी। भारतीय सेना चीन के हर कदम को सावधानी से देख रही है। इस साल जून में गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव के बाद भारतीय पक्ष में चीन के साथ विश्वास में काफी कमी आई है। ऐसे अभी भी जो विश्वास है वो पूरी तरह से नहीं है, विश्वास में काफी कमी आई है। तो हर तरह से भारतीय सेना जो है अपनी नजर गड़ाए बैठी है और हर पक्ष को, हर चीज को बारीकी से भारतीय सेना की तरफ से देखा और समझा जा रहा है। लेकिन ये राहत भरी खबर मानी जा सकती है हाल फिलहाल के लिए कि भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद इतने दिनों से चला आ रहा था, कई महीनों से चला आ रहा था, वो अब समाप्त तो हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर से डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, मेरा सवाल ये था कि ये जानकारी मिल रही है कि डिसएंगेजमेंट को लेकर जो प्रक्रिया है वो एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी और इसे 3 स्टेप्स में पूरा किया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स किस तरह से और क्या कुछ हो सकते हैं, इसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। तो ये जानकारी, अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अप्रैल महीने से जो भारत चीन के बीच तनाव चला आ रहा था अब वो खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों देशों की सेनाएं सहमत हो गई हैं और जल्द ही एक हफ्ते के अंदर इस ओर कदम बढ़ा दिए जाएंगे, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि 3 स्टेप्स में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क है और सजग है कि कहीं कोई धोखा एक बार फिर से ना हो जाए और इसके लिए तमाम तैयारियां भारतीय सेना की तरफ से की हुई है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के उतार चढ़ाव भरे नतीजों के बाद भाजपा ने आखिरकार राहत की सांस ली है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं वो वाकई में भाजपा के लिए राहत पहुंचाने वाले हैं और इन नतीजों पर भाजपा की आगे की भावी रणनीति जो थी वो टिकी हुई थी, क्योंकि यह चुनाव उसकी गठबंधन राजनीति के साथ अपने विस्तार और विपक्ष के मुकाबले की तैयारी के भी थे। इससे उसके पश्चिम बंगाल, असम समेत अगले साल होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनावों के लिए मनोबल बढ़ेगा। वहीं बिहार से संजीवनी हासिल करने की विपक्ष की कोशिश को रोक दिया गया है। भाजपा के लिए इन नतीजों की सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की आशाएं और उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उभरी नाराजगी के बाद आए इस तरह के नतीजों का तात्कालिक निष्कर्ष यही निकाला जा रहा है। भाजपा ने लोजपा के अलग होने के बाद अपने गठबंधन को बेहतर किया और सामाजिक समीकरण साधे। लोजपा अगर विपक्षी खेमे में जाती तो दिक्कत बढ़ती, लेकिन वह अलग रही। इससे एनडीए को कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन विरोधी खेमे को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने एनडीए से नाराज वीआईपी को हाथों हाथ लिया, जिसकी सफलता ने उसकी बढ़त को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई। वहीं बात भाजपा बिहार में छोटे भाई के रूप में उतरने के बाद बड़ा भाई बनकर बीजेपी उभरी है, जिसका लाभ उसे आगे मिलेगा। लेकिन गठबंधन की मजबूती के लिए वह नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भाजपा के लिए बिहार इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा प्रयोग हो सकता था, जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी ताकतें एक साथ थी। अगर इसमें वह मात खाती तो उसके लिए आने वाले विधानसभा चुनावों में और 2024 के लिए समस्याएं आ सकती थी। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दौरान राजग कमजोर भी हुआ था और उसके कुछ मजबूत सहयोगी उससे अलग भी हो गए थे। तो बिहार के उतार चढ़ाव भरे नतीजों के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है। इन चुनावों में पार्टी की भावी रणनीति टिकी हुई थी, क्योंकि यह चुनाव उसकी गठबंधन राजनीति के अपने विस्तार और विपक्ष के मुकाबले की तैयारी के भी थे। और बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का पश्चिम बंगाल के चुनावों पर खासा प्रभाव पड़ेगा, ये साफ है। पश्चिम बंगाल, असम समेत अगले साल होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनावों के लिए अब बीजेपी का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा है। वहीं बिहार से संजीवनी हासिल करने की विपक्ष की तमाम कोशिशें रोक दी गई हैं, उसे बीजेपी ने विफल कर दिया है। तो बीजेपी के लिए इन नतीजों का सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की आशाएं और उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उभरी नाराजगी के बाद आए इस तरह के नतीजों का तात्कालिक निष्कर्ष फिलहाल यही निकाला जा रहा है। वहीं बीजेपी ने लोजपा के अलग होने के बाद अपने गठबंधन को बेहतर किया और सामाजिक समीकरण भी साधे हैं। बात लोजपा की करें तो अगर लोजपा विपक्षी खेमे में जाती तो दिक्कत बढ़ सकती थी बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए, लेकिन वह अलग रही। इससे एनडीए को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विरोधी खेमे को बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कई नाराज ऐसे जनता थी और कई वोट बैंक है जो बीजेपी ने ही साधे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी थी
और इस नाराजगी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खासी भारी पड़ती हुई इन चुनावों में नजर आई है। वहीं बीजेपी बिहार में छोटे भाई के रूप में उतरने के बाद इस बार बड़ा भाई बनकर उभरी है, जिसका लाभ उसे आने वाले समय में भी मिलेगा। लेकिन गठबंधन की मजबूती के लिए वह नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जानकारी हम ये दे दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लिए समस्याएं आ सकती थी कि अगर बिहार का चुनाव एनडीए के हाथों से या स्पेशली बीजेपी के हाथों से निकल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये चुनाव काफ़ी अहम हो गया है। और आने वाले सालों में जो भी विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम काफ़ी अहम है। जिस तरह से सबसे अच्छा प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन आरजेडी और बीजेपी में सीटों का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परिणाम आने वाले समय में काफ़ी लाभदायक होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, अगर यहाँ पर बीजेपी हार जाती तो इसका सीधा प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ता, क्योंकि पिछले कुछ समय में पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की गई हैं। जिस तरह से अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है, तो नींव जो है वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई थी। चूंकि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया गया है, ऐसे में पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भी कांटे की टक्कर टीएमसी के साथ बीजेपी की हो सकती है, लेकिन हाल के दिनों में काफ़ी लोकप्रियता वहां पर भी बीजेपी की बढ़ी है और इसका सीधा सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके चेहरे और उनके कामों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने जीत हासिल की है और इन्हीं कामों और इस चेहरे का ही फायदा पश्चिम बंगाल में भी उठाने की कोशिश की जाएगी। और मसले पर तमाम चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे और समझना चाहेंगे सियासी आबो हवा इस समय आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हो गई है एनडीए की। बात हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं, तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिली है, बड़ा भाई बनकर ये पार्टी बिहार में उभरी है, इसका असर पश्चिम बंगाल के चुनावों में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार के इलेक्शन में और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में थोड़ा सा नहीं, मैं मानता हूं कि जमीन आसमान का अंतर है। बिहार के इलेक्शन में सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर वोटिंग होती है, वेस्ट बंगाल में कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ का डायनेमिक्स डिफरेंट है। हाँ, इस बात में बिल्कुल दम है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिसेंट ईयर्स में, उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इससे कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ है और वह जरूर प्रयास करेंगे कि वेस्ट बंगाल में भी वो अच्छा करें। लोकसभा के पिछले लोकसभा के चुनाव में वहाँ उन्होंने अच्छा किया और उससे वो अच्छा करने का प्रयास करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि कुछ स्वाभाविक है। जी देखिए, बीजेपी काफी ज्यादा सीटें जदयू से भी लेकर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात बिहार में कही जा रही है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या गठबंधन की मजबूती के लिए बीजेपी ने ये करने का प्रयास किया? देखिए, गठबंधन के पहले ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि चाहे सीट जनता दल यूनाइटेड को कम आए या ज्यादा आए, चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और मुझे लगता है क्या कि मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि पिछली दफा भी जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, तब भी नीतीश कुमार को कम सीट आई थी उनकी पार्टी को, तब भी राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो चूंकि ये गठबंधन के पहले का ये अरेंजमेंट था, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको ऑनर कर रही है, जो कि अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो और भी दुगना हो गया है। मनोबल अब भारतीय जनता पार्टी का काफी बढ़ गया है, जिसका सीधा सीधा असर पश्चिम बंगाल और असम, जिनके चुनाव अगले साल ये होने हैं, उन पर देखने को मिलेगा। इस बढ़े हुए जोश और बढ़े हुए मनोबल के साथ अब जो तमाम पार्टी के आला कमान है वो लग जाएंगे कि अब पश्चिम बंगाल में किस तरह से समीकरण साधे जाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने।